तो बच्चों हुआ क्या, आज पेपर में एक खबर आया। वो खबर था कि एक ऐसा बैक्टीरिया है बच्चों जो फोटोसिंथेसिस करता है। हाँ, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, नेकेड होता है। अरे नेकेड का मतलब जिसको आप आंख से देख पाओ बेटा, नंगा घूम रहा होता है, किसके अंदर घूम रहा होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर घूम रहा होता है। और बेटा डीएनए के साथ साथ इसके पास एक तगड़ा फीचर है, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। अरे उसको क्या कहते हैं भैया, अरे प्लाज्मिड कहते हैं। तो बच्चों हुआ क्या, आज पेपर में एक खबर आया। वो खबर था कि एक ऐसा बैक्टीरिया है बच्चों जो फोटोसिंथेसिस करता है। हाँ, वही काम जो प्लांट करता है बेटा, पानी को लेके, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके, सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज को बनाता है, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन को छोड़ता है। क्या तुम्हें ये बात पता था? नहीं पता था ना बेटा। तो चलिए इस लेक्चर में हम जानेंगे कि ऐसा कोई बैक्टीरिया कैसे कर पाता है। अब चलते हैं आगे। बच्चों मेरा नाम है प्रेम और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के हमारे इस बेहतरीन से फैमिली में। अब चलिए बच्चों, इससे पहले कि मैं आपको उस बैक्टीरिया पे लेके चलूं, पहले हम ये जान लेते हैं कि सेल क्या होता है। सेल बेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आपको, हमको या फिर दुनिया में जो भी लिविंग है, जो जीवित है, उन सबको किसने बनाया है बेटा? सेल ने बनाया है। किसने बनाया है? जोर से बोलिए, सेल ने बनाया है। तो सेल का डिफिनेशन होता है इट इज फंडामेंटल। फंडामेंटल जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर है बेटा। तुम्हारे घर का सबसे छोटा स्ट्रक्चर कौन रिपीट हो रहा है बार बार? ब्रिक बेटा, ईंट बार बार रिपीट हो गए, तुम्हारा घर बना रहा है। उसी तरीके से हमारे आपके बॉडी में कौन रिपीट हो रहा है? सेल। और क्या बना रहा है? हमारे तुम्हारे जैसा ऑर्गेनिज्म, एक बैक्टीरिया भी एक सेल से मिलकर बना हुआ है। अगर कुछ भी जिंदा है तो किससे बना है बेटा? सेल से बना है। तो किसी स्ट्रक्चर को किसने बनाया? आपको, हमको किसने बनाया बेटा? सेल ने बनाया। तो सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तुम्हारा दिल धड़क रहा है, कैसे धड़क रहा है? उस सेल के कारण धड़क रहा है। अरे समझ में आया कि नहीं? अब ध्यान से सुनिए बेटा, आपकी एनसीईआरटी कहती है कि किसी सेल को, अरे किसी सेल को अगर जीवित रहना है तो उसके पास ये चार चीजें होनी चाहिए। अरे उसके पास क्या होनी चाहिए बच्चों? ये चार चीजें तो होनी चाहिए। अरे क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहले बेटा उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके सेंटर में उनके पास डीएनए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डीएनए होना चाहिए भैया। और क्या होना चाहिए? उसके बीच में उसके पास साइटोप्लाज्म होना चाहिए। ऐसे पूरा एक फ्लूइड है बेटा, एक लिक्विड है जो बीच में भरा होगा। तो आप जोर जोर से बोलिए, सबसे पहला क्या जोड़िए बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा क्या बेटा? साइटोप्लाज्म। तीसरा क्या बेटा? डीएनए। और एक ऐसा ऊपर छुटका गोला, नीचे बड़का गोला, इसको बोलते हैं बेटा राइबोसोम। 8 के जैसा स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा? राइबोसोम। राइबोसोम समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ कि ना? राइबोसोम। अब ये चौथा स्ट्रक्चर, अगर किसी भी सेल को जीवित रहना है तो ये चार स्ट्रक्चर उसके पास होना चाहिए। अगर ये चार स्ट्रक्चर नहीं है तो फिर वो सेल बेटा जीवित नहीं रहेगा, मर जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं? अब चलते हैं आगे। हुआ क्या बच्चों, हमने देखा कि सेल क्या होता है। हमने देखा किसी सेल को जीवित रहने के लिए वो चार स्ट्रक्चर जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों कि किसी भी सेल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अरे किसके बेसिस पे? जल्दी से बताइए बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये क्या होता है भैया? ध्यान से सुनो, अरे ध्यान से सुनो। होता क्या है बच्चों, ये तुम डीएनए देख रहे हो ना, ये डीएनए के ऊपर अगर कपड़ा पहना दिया जाए, इसको ढक दिया जाए, ठीक है ना, तो ये बेटा कहलाएगा यूकैरियोटिक सेल। ये क्या कहलाएगा? यूकैरियोटिक सेल। लेकिन अगर ये डीएनए सीधा नेकेड है, नंगा है और आराम से तैर रहा है किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर, तो वो कहलाएगा बेटा प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के बिहाफ पे अगर ये ढका हुआ है तो बेटा यूकैरियोट, अगर नहीं ढका हुआ है तो प्रोकैरियोट। तो उसके बेसिस पे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट में। तो सेल को ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किसके बेसिस पे बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ क्या बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसके बेसिस पे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। प्रोकैरियोट, प्रो का मतलब होता है बेटा ओल्ड, पुराना। कैरियोन का मतलब होता है क्या बेटा? न्यूक्लियस। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में पुराने जमाने वाला न्यूक्लियस है भैया तो उसको हम प्रोकैरियोट बोलेंगे। अगर यू का मतलब होता है ट्रू, अगर सच्चा न्यूक्लियस है किसी के अंदर तो उसे हम यूकैरियोट बोलेंगे। अब ये सच्चा पुराना क्या होता है बेटा? पुराने का मतलब ये बेटा कि इसका जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में तैर रहा होगा। अरे इसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं पहनाया गया होगा, कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा बेटा। इसको सेंटर में जो होगा इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस के ऊपर जो डीएनए है कपड़ा पहना दिया गया तो क्या कहलाएगा बेटा? यूकैरियोट। लेकिन प्रोकैरियोट में बेटा कोई कपड़ा नहीं होता है। अरे समझ में आया? कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है जो इसको ढक के रखे। तो जब भी डीएनए तैरेगा बेटा किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर, कहलाएगा प्रोकैरियोट। लेकिन क्या हुआ बेटा कि यही वो सेल है जो कि जिसका एग्जाम्पल क्या होता है बेटा? बैक्टीरिया। क्या एग्जाम्पल होता है बेटा? बैक्टीरिया।
अब आते हैं बेटा कि यूकैरियोट सेल्स कैसे होते हैं। एक ऐसा सेल जिसका जो डीएनए है ना बेटा, डीएनए क्या है, तुम चाहे जैसे भी दिख रहे हो, हम चाहे जैसे भी दिख रहे हैं, या कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसा भी दिख रहा है, वो सब डीएनए पे लिखा होता है, डीएनए के कारण है। तो इनके डीएनए को ढक दिया गया, क्या किया गया बेटा, एक ढक्कन पहना दिया गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं। तो इसका न्यूक्लियस बेटा ढका हुआ नहीं है, इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, लेकिन इसका न्यूक्लियस क्या है बेटा, ढका हुआ है। किसका, यूकैरियोट का। तो जिसका न्यूक्लियस ढका हुआ है वो यूकैरियोट, जिसका नहीं ढका हुआ है वो प्रोकैरियोट। समझ में आया। प्रोकैरियोट के एग्जांपल होते हैं बैक्टीरिया। उसी बैक्टीरिया पे आज हम बच्चों चर्चा करने जा रहे हैं। अरे समझ में आया कि नहीं, अरे हाँ कि ना। अब ध्यान से सुनो, बात ऐसा है बच्चों कि हमने बताया कि वो सारे ऑर्गेनिज्म जिसके न्यूक्लियस पे कोई कवरिंग नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोकैरियोट। समझ में आया। और जिस पे कवरिंग होगा उसको यूकैरियोट। तो यूकैरियोट सेल से हम और आप बने हैं। कौन कौन बना है, हम और आप बने हैं। प्रोकैरियोट से कौन बना है बेटा, बैक्टीरिया बना है। तो आज बच्चों सीधा हम पॉइंट पे आ चुके हैं जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि बैक्टीरिया एक्चुअली में दिखता कैसा है, कैसे उसके अंदर बच्चों खाना बनता है, ऐसा क्या होता है उसके अंदर कि वो खाना बना ले जाता है। तो हम इसी बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं। कोई भी बैक्टीरिया, अरे बच्चों कोई भी बैक्टीरिया के पास क्या होता है बेटा, सबसे बाहरी जो लेयर होता है, ये कवरिंग देखो, ये काट के तुमको दिखाया गया, ये जो है ना बेटा, ये काट के तुमको दिखाया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये दिख रहा है। अब ध्यान से सुनिए, अरे माइक गजब कर रहा है भाई, बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। अब ध्यान से सुनिए कि क्या होता है। इसको बेटा सबसे बाहरी कवरिंग को, बैक्टीरिया के सबसे बाहरी कवरिंग को बोलते हैं बेटा सेल इनवेलप। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, सेल इनवेलप। क्या बोलते हैं हम लोग, सेल इनवेलप। अब ध्यान से सुनिए, सेल इनवेलप सबसे बाहरी लेयर है। अब इसको क्यों जरूरी पड़ा, देखो ये दुनिया के तुम किसी भी जगह पे चले जाओ, चाहे बहुत गर्मी हो, चाहे बहुत ठंडा हो, चाहे वो किसी के पेट में जाके, आपके और हमारे एलिमेंट्री कैनाल में भी बैक्टीरिया रहता है। हर जगह आपको कौन दिखेंगे, बैक्टीरिया भाई साहब दिख जाएंगे। तो इनको प्रोटेक्शन की तो जरूरत है बेटा। मान लो बहुत हाई टेम्परेचर है तो प्रोटेक्ट कौन करेगा, इसके लिए इनका जो बाहरी कवरिंग है उसको काफी स्ट्रांग बनाया गया। क्या किया गया है, काफी स्ट्रांग बनाया गया है। तो इसके पास ना ये जो कवरिंग होता है उसमें 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं बेटा, 3 लेयर होते हैं। ठीक है ना, कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर। अब ध्यान से सुनिए, सबसे जो पहला लेयर होता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। तो हम क्या देखने जा रहे हैं बेटा, सेल इनवेलप को देख रहे हैं। सेल इनवेलप का सबसे पहला लेयर, ये जो लेयर है दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये हो सकता है बच्चों कि एक बहुत ही थिक मोटा सा लेयर बना दे और बहुत ही एकदम स्ट्रॉन्ग लेयर बना दे, जिसपे अगर तुम हथौड़ा भी मारो तो उसका कुछ ना हो। ठीक है ना। तो वो क्या है बबुआ, बताइए, वो आउटर मोस्ट लेयर है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स। अब दूसरा जो लेयर है दैट इज द सेल वॉल। सेल वॉल उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो सबसे बाहर कौन है बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर 2 तरीके का लेयर मिलेगा, या तो वो एकदम चिपचिपा सा पतला सा लेयर बाहर से बना देगा, ठीक है ना, नहीं तो वो हो सकता है बहुत ही थिक कैप्सूल बना दे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना दे, जिसको अगर आप तुम मारो पीटो फिर भी उसको कुछ नहीं होगा, इतना टफ स्ट्रक्चर बना दे। दूसरा लेयर होता है बेटा सेल वॉल। अब सेल वॉल का क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना, कहीं भी सेल वॉल कहीं भी प्रेजेंट है तो वो उसका काम क्या होता है कि शेप प्रोवाइड करना। मान लो कोई गोलक आकार का है, कोई रॉड शेप का है बैक्टीरिया, तो वो अलग अलग शेप के जो बैक्टीरिया है वो शेप किसके कारण है बेटा, सेल वॉल के कारण है। तो सेल वॉल का काम क्या होता है बेटा, एक तो शेप प्रोवाइड करना, दूसरा क्या करना बेटा कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना। मतलब कि जब भी बुरा सिचुएशन आएगा, उसको चोट लग जाए, कोई बुरा सिचुएशन आ जाए, जब उसके फटने की बारी आ जाए तो उसको फटने नहीं देगा सेल को, ठीक है ना, ना कोलैप्स होने देगा, ना ब्रस्ट होने देगा, वो उससे कौन बचाएगा बेटा, सेल वॉल। और सबसे जो आखिरी लेयर होता है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बेटा वही स्ट्रक्चर है जो आपके और हमारे बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, सेम जैसा आपके और हमारे बॉडी में पाया जाता है वैसा ही एक बैक्टीरिया के अंदर भी पाया जाता है। क्या बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अरे समझ में आया कि नहीं। तो सेल इनवेलप में 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं। अरे सेल इनवेलप में कितने लेयर प्रेजेंट होते हैं, अरे जोर से बोलिए बच्चों। पहला होता है बेटा, जल्दी बताओ, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स टफ भी हो सकता है और बताओ उसको थिक कैप्सूल बोलते हैं, और स्मूथ लेयर भी, स्लाइम लेयर भी हो सकता है। अरे समझ में आया कि नहीं। दूसरा होता है सेल वॉल और तीसरा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाइए, अरे ये लीजिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सेल इनवेलप कंटेन, सेल इनवेलप के पास क्या होता है बच्चों, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, टफ कैप्सूल। बेटा ये टफ कैप्सूल वही है क्या, ग्लाइकोकैलिक्स। ये 2 तरीके होते हैं, स्लाइम लेयर हो सकते हैं और टफ। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं बच्चों। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, दैट इज मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। अब देखो ध्यान से, होता क्या है कि आप ध्यान से देखिए। अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। मान लो बच्चों कि ये सेल इनवेलप है, ये क्या है बेटा, सेल इनवेलप। ठीक है, सेल इनवेलप में 3 लेयर होते हैं। तो हमने माना कि ये बेटा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है बेटा, ऐसे ऐसे फोल्डिंग बना लेता है। क्या करता है, ऐसे ऐसे फोल्डिंग बना लेता है अंदर में, और इस फोल्डिंग को हम लोग बोलते हैं बेटा मेसोसोम्स। इस फोल्डिंग को क्या बोलते हैं बेटा, मेसोसोम। तो मेसोसोम ना
बैक्टीरिया का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ऐसा काहे बोल रहे हो भैया? अरे भैया ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, तुम्हारे हमारे बॉडी में हर काम को करने के लिए अलग कुछ ना कुछ प्रेजेंट है। जैसे खाना प्लांट को बनाना है तो इसके लिए क्लोरोप्लास्ट है, तुमको पता है। हमारे अंदर रेस्पिरेशन के लिए कौन प्रेजेंट है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ये भी हमको पता है भैया। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं प्रेजेंट होता है, समझे कि नहीं? तो इसका सारा काम यही सेल मेम्ब्रेन फोल्ड होके करता है, समझे कि नहीं? क्या करता है बेटा? सेल मेम्ब्रेन खुद को फोल्ड कर लेता है। ये ध्यान से देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन खुद को फोल्ड कर रहा है। और दिख रहा है कि नहीं? हाँ भैया सब दिख रहा है। तो सेल मेम्ब्रेन जब अपने आप को फोल्ड कर लेते हैं, बनाते हैं बेटा मेसोसोम। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा? मेसोसोम। ध्यान से देखिए, डायरेक्ट इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये फोल्ड करके करता क्या है, थोड़ा इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि ऐसा क्या करता है बेटा फोल्ड होके। तो फोल्ड होके ये करता है बेटा सेल वॉल का फॉर्मेशन। अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर कौन प्रेजेंट था भैया? सेल वॉल प्रेजेंट है। तो सेल वॉल को कौन बनाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं भैया कि सेल वॉल तो हो गया बेटा, उसके बीच में कौन प्रेजेंट होता है? डीएनए। और डीएनए सारे ऑर्गेनिज्म का दिमाग होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसा दिखेगा, कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो सब कौन डिसाइड करता है? डीएनए। तो डीएनए जब सेल डिवाइड होके, जब वो एक बैक्टीरिया डिवाइड होके दो बैक्टीरिया हो रहा होगा, उस समय डीएनए को भी तो डिवाइड होना होगा। तो डीएनए को डिवाइड करने का काम बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन, वो कौन करता है बेटा? यही मेसोसोम करता है। क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन, जब दो सेल आपस में डिवाइड हो रहे हैं, डीएनए और क्रोमोसोम में डिफरेंस मत समझिए, दोनों सेम है, ठीक है? तो डिस्ट्रीब्यूट करना, आधा आधा करना, वो भी कौन करेगा? मेसोसोम करेगा। मेसोसोम ही बेटा रेस्पिरेशन करेगा, मेसोसोम ही बेटा सिक्रीशन करेगा। तो रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, और ये क्या करता है बेटा? सरफेस एरिया को बढ़ाता है। अरे देख लो, कोई भी अगर एक सीधा लाइन खींच दो ये, और मैं बोलूं कि आपको कोई ऐसा फोल्ड हो जाए बेटा, बड़ा एरिया किसके पास है? इसके पास है, जो फोल्ड हो गया है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ कि ना? तो वही क्या किया है, ये फोल्ड हो गया है मेम्ब्रेन और अपना सरफेस एरिया बढ़ा दिया है। क्यों बेटा? कोई भी रिएक्शन होगा, मान लो ये खाना खाया तो डाइजेशन होगा, तो एंजाइम का काम पड़ेगा, तो कहां से आएगा बेटा? तो ये सब जितना एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगा वो सब कराने में कौन मदद करेगा बच्चों? अरे जोर से बोलिए बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ध्यान से सुनिए, अब बात शुरू वाले टॉपिक पे आती है कि क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है, कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो खाना बनाता है? हाँ बच्चों, यही क्या होता है, जो ये फोल्डिंग है ये अपने अंदर पिगमेंट रखना चालू कर देता है। जैसे आपको दिख रहा होगा, ये देखो क्लोरोफिल ए, जो फोल्डिंग है उसके अंदर क्या होता है बेटा? आके क्लोरोफिल ए बैठ जाता है। और क्लोरोफिल ए का काम क्या होता है बेटा? सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ये क्या बना लेता है बेटा? अपना खाना बना लेता है। और कहा जाता है कि जब प्लांट भी इस धरती पर नहीं रहा होगा ना बेटा, तब ये बैक्टीरिया रहा होगा। सबसे पहले किसी के अंदर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ होगा तो ये बैक्टीरिया के अंदर हुआ होगा। इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, दैट इज साइनोबैक्टीरिया, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। और ये ऑक्सीजन का भी प्रोडक्शन करते हैं एनवायरनमेंट में, जैसे तुम्हारा प्लांट करता है। अरे समझ में आ रहा है ना बच्चों? देख रहे हो एक बैक्टीरिया कितना ज्यादा, अरे जहां देखे यहां वहां मत पूछो कहां कहां है बैक्टीरिया, माता भैया हर जगह है। ध्यान से सुनिए, अब मेसोसोम आर रिस्पांसिबल फॉर, भैया मेसोसोम का काम था सेल वॉल फॉर्मेशन, क्या इसमें है? हाँ है। तो डीएनए रेप्लिकेशन भी उसका काम था, रेस्पिरेशन में भी वो हेल्प करता था। और किस में करता था बेटा? क्रोमोसोम के सेपरेशन में करता था। और किस में करता था? सिक्रीशन। और सरफेस एरिया को बढ़ाता था। अरे याद रखना बेटा, मेसोसोम सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर किसका? अरे बताओ बताओ, किसी भी बैक्टीरिया के सेल का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन है बेटा? मेसोसोम है। अरे है कि नहीं बच्चों? अब आते हैं बेटा कि न्यूक्लियोइड क्या होता है। देखो बच्चों, किसी भी सेल के सेंटर में, किसी मान लो ये सेल है, सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। आपके और हमारे सेल में भी होता है। इसी न्यूक्लियस के पास कौन होता है? डीएनए। ये चाहे आपका सेल हो, हमारा हो, बैक्टीरिया हो, सबका सेल। लेकिन हम ना क्या किए बच्चों, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं था, तो इसके न्यूक्लियस को हमने एक नया नाम दे दिया। इसके न्यूक्लियस को क्या नाम दे दिया बेटा? बैक्टीरिया के न्यूक्लियस को। डीएनए के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होता है, समझे कि नहीं? तभी तो इसको प्रोकैरियोट बोलते हैं। इसीलिए हम इसको क्या नाम दे दिए बच्चों? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो बैक्टीरिया के न्यूक्लियस को एक नया नाम दे दिया गया, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। अरे समझ में आया कि नहीं? अब आपको ध्यान से सुनना है, ये न्यूक्लियोइड क्या होता है बेटा? ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, नेकेड होता है। अरे नेकेड का मतलब जिसको आप आंख से देख पाओ बेटा, नंगा घूम रहा होता है। किसके अंदर घूम रहा होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर घूम रहा होता है। और इसका सबसे तगड़ा फीचर मैं आपको बताता हूं, ये क्या होता है बेटा? सर्कुलर होता है। सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। समझ में आया कि नहीं? तो देखने में कुछ ऐसा होगा, लेकिन हमारे और आपके अंदर कैसा होता है पता है? लीनियर होता है, ऐसा होता है डीएनए, ठीक है? और बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? ये देखो, ये एक लेयर और इसके बाहर दो लेयर, तो दो लेयर प्रेजेंट होता है। तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है। क्या? इनका जीनोमिक डीएनए, ठीक है? पेयर्ड विथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन।
ये क्या होता है बच्चों, प्रोटीन जो है ना हमारे आपके बॉडी के अंदर ना, डीएनए उसके ऊपर लपेटा जाता है, छोटे से स्ट्रक्चर में सेल के अंदर बंद हो जाता है। अरे सेल वो स्ट्रक्चर जो तुम्हें आंख से नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर हमारे आपके बॉडी में 2 मीटर का डीएनए कैसे है, तो प्रोटीन के ऊपर। जैसे तुम पतंग नहीं उड़ाते हो भैया, और जो लपेटा जाता है जिसके ऊपर, अरे उसको क्या बोलते हैं, हमारे गाँव में उसको चकरी बोलते थे। तो चक्री के ऊपर पतंग उड़ाने टाइम जो लपेट दिया जाता है ना बेटा, वही हाल है यहाँ पर भी। डीएनए क्या होता है बेटा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, ठीक है ना। और इसके पास भी कुछ प्रोटीन होते हैं जिसके ऊपर इसको लपेट के आराम से छोटे से सेल के अंदर डाल दिया जाता है। अरे ठीक है बेटा, डीएनए के साथ साथ इसके पास एक तगड़ा फीचर है, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। अरे उसको क्या कहते हैं भैया, अरे प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएनए के जैसा ही देखने में है, छोटू सा है, डबल स्टैंडर्ड है बेटा, डबल स्टैंडर्ड है, डीएनए के जैसा ही है। क्या है बेटा भैया, डीएनए के जैसा ही है, छोटा सा स्ट्रक्चर होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, समझे कि नहीं। जब भी सेल डिवाइड करेगा, ये अपने आप को डिवाइड करके 2 करने का क्षमता रखता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मिड बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मिड। अब सुनो, प्लाज्मिड ना बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये किसी सेल के अंदर है तो इसका क्या काम होगा, कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में इसका क्या रोल होगा, क्या खाना बनाने में या फिर एंजाइम बनाने में या किसी चीज में, नहीं, इसका कोई रोल उसमें नहीं होता है, ठीक है। इसका सिर्फ रोल होता है, आपको सिर्फ रोल होता है बच्चों, एंटीबॉडी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्या करना, कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टर देता है, जैसे कि एंटीबॉडी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। बट इस प्लाज्मिड का हम लोग तगड़ा यूज कर गए बेटा। ये प्लाज्मिड को हम लोग निकाल के बाहर करते हैं, और बाहर करके इनके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। अरे तुम जो सुनते हो ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, दवा बन गया, अरे इंसुलिन जानते हो बेटा, इंसुलिन हमारे तुम्हारे बॉडी में बनना बंद हो जाता है डायबिटीज में, समझे कि नहीं। तो कहां से बनाते हैं, इसी प्लाज्मिड में इंसुलिन का जीन काट के डाल देते हैं और वापस से बैक्टीरिया में डाल देते हैं, इंसुलिन बनाना चालू कर देता है। इतना तगड़ा गेम होता है ये। मेडिकल इंडस्ट्री नहीं होता आपका, हमारा इलाज नहीं हो रहा होता जब ये प्लाज्मिडवा नहीं मिलता। कौन बेटा, ये प्लाज्मिडवा, समझे कि नहीं। तो प्लाज्मिड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते बेटा, क्या फ्लैजेला क्या होता है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया, सेल इन्वेलप पढ़ लिया बच्चों, मेसोजोम पढ़ लिया। मेसोजोम में ही अगर वो पिगमेंट क्लोरोफिल ये रखता है उसे हम क्रोमेटोफोर बोलते हैं, समझ में आया कि नहीं। हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया, न्यूक्लियस में हमने पढ़ा बेटा कि एक मेन डीएनए होता है, ठीक है, दैट इज न्यूक्लियोइड। उसके साइड में भी छोटू छोटू सा कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। क्या प्लाज्मिड निकालने से बैक्टीरिया मर जाएगा, नहीं मरेगा, अरे जिंदा ही रहेगा। तो प्लाज्मिड का मेन काम क्या होता है, एंटीबॉडी से रेसिस्टेंस करना। हम निकाल दोगे और एंटीबॉडी उस पर मार दोगे तो मर जाएगा, समझे कि नहीं। ऐसे जनरली उसको कुछ नहीं होगा। क्या सारे बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होता है, तो नहीं बेटा, सब बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड नहीं होता। अरे समझ में आया कि नहीं। अब चलिए आगे, ये होता है बेटा फ्लैजेला। क्या होता है फ्लैजेला, फ्लैजेला का काम क्या होता है, अरे तुम मान लो गए राफ्टिंग करने ऋषिकेश, चप्पू चलाते हो ना, तब ना तुम्हारा नाव आगे जाता है। इसी तरीके से ये बच्चों ये क्या करते हैं बेटा, जब पानी में होते हैं तो ऐसे 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 करके चलते हैं, तुम्हारे ब्लड में होगा तब तो ऊपर भी ऐसे ऐसे करके अपना चप्पू चलाएगा, समझे कि नहीं, और आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये फ्लैजेला है बेटा। ये फ्लैजेला क्या होता है, इसमें 3 पार्ट होते हैं, दैट इज इसको हम बेसल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बेसल बॉडी। अब बेसल बॉडी एक तरीके का मोटर है। अरे जैसे तुम्हारा पंखा है, पंखा में पंखी लगा हुआ है तो सेंटर में मोटर होता है। अब ये मोटर नचेगा तब ना इसके साथ सारा पंखी नचेगा, अरे मोटरवा नचेगा तब ना बेटा पंखी नचेगा। तो ये मोटरवा है जो इसमें प्रेजेंट होता है, समझे कि नहीं। अभी बेसल बॉडी बेटा क्या है, मोटर है। मोटर के साथ क्या होता है बेटा, अटैच होता है हुक। अब ये हुक क्या, नट बोल्ट मान लो, जो तुम्हारे पंखा में पंखी होता है तो नट बोल्ट होता है ना, जिससे पंखी को अटैच किया जाता है पंखा के साथ। तो ये है बेटा फिलामेंट, ये है तीसरा स्ट्रक्चर, दैट इज फिलामेंट। फिलामेंट का अटैच होना मोटर से, ये कौन करता है बेटा, हुक करता है। अरे समझ में आया कि नहीं। तो बेटा बेसल बॉडी कहां प्रेजेंट होता है, वही सेल इन्वेलप में धंसा होगा। किसके अंदर, सेल इन्वेलप में धंसा होगा। और इनको फिलामेंट को और इनको क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी को कौन कनेक्ट करेगा बेटा, हुक कनेक्ट करेगा। हुक यहाँ नट बोल्ट का काम कर रहा है। मोटर कौन है बेटा, अरे कौन है बेटा, ये बेसल बॉडी। और फिलामेंट कौन है, तुम्हारे पंखा का पंखी, अरे बेटा कौन है बेटा, फ्लैजेला। अरे समझ में आया कि नहीं। तो 3 स्ट्रक्चर किसी भी फ्लैजेला में होता है, और यही मूवमेंट जैसे तुम चप्पू चलाते हो उसी तरीके से ये भी मूवमेंट ऐसे ऐसे कर करके फ्लैजेला का हेल्प लेके आगे बढ़ता है। सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है, आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, जरूरी नहीं है कि हर बैक्टीरिया में हो, ठीक है। इनका नंबर वेरी कर सकता है। प्रेजेंट ओनली इन मोटाइल सेल्स, जो मोटाइल होंगे उसी के अंदर सिर्फ ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। एब्सेंट इन कोकस बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये नहीं भी प्रेजेंट होते हैं। अरे हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। अब बात करते हैं बेटा 2 अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर की। तो बैक्टीरिया के पास क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया के सेल पे एक ब्रश के जैसा स्ट्रक्चर हो। अरे तुम सुबह सुबह उठाकर ब्रश करते हो ना, तो उसमें निकला होता है धागा टाइप, तो वो उस तरीके
ये स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा फिम्ब्रियाई। क्या बोलते हैं बेटा? फिम्ब्रियाई। और ना क्या होता है, एक छोटू छोटू सा लंबा लंबा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा इसी बैक्टीरिया के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पिलाई। अब ध्यान से सुनिए, पिलाई बना होता है बेटा पाइलिन प्रोटीन से। अरे कौन प्रोटीन से? याद यही कर लीजिए, पाइलिन प्रोटीन से। और इन लोगों का काम मोशन में नहीं होता है बेटा, चाहे पिलाई हो या फिर फिम्ब्रियाई हो, ये मूवमेंट करने में कोई काम नहीं करते बैक्टीरिया के, ये बैक्टीरिया के मूवमेंट में कोई हेल्प नहीं करेगा। अब ध्यान से सुनिए, तो फिम्ब्रियाई का काम क्या है भैया? फिम्ब्रियाई क्या करता है बच्चों कि मान लो किसी नदी में बैक्टीरिया भैया साहब तैर के जा रहे हैं। अब तैर के जा रहे हैं, उनको दिख गया कि अरे भैया खाना है खाना, तो उनको पत्थर जैसा दिखेगा, उनको जाके उनसे जुड़ना है, तो ई जाके उससे अटैच करा देगा, कहेगा अरे रुक रुक रुको भाई, पत्थर से जाके चिपक जाएगा। कौन? ये फिम्ब्रियाई। और फिम्ब्रियाई उसको पकड़ लेगा, कहेगा कि अब हम नहीं जाने देंगे। अब बैक्टीरिया मस्त होकर खाना खाएगा। मान लो हमारे तुम्हारे पास आ गया, हमारे नाक में प्रेजेंट है, तो हमको छींक होता है, छींक होता है कि हम उसको बाहर निकाल दें, लेकिन ये जोर से तुम्हारे नाक को पकड़ लेगा। कौन? ये फिम्ब्रियाई। क्या? नहीं भैया हम बाहर नहीं जाएंगे, हम तो इस आदमी का तबीयत खराब करिए के मानेंगे। और समझ में आया कि नहीं बेटा? तो ये क्या होता है? स्मॉल होता है, ब्रिसल लाइक होता है, समझे कि नहीं? प्रोजेक्ट डेंसली फ्रॉम द सेल सरफेस, ये सेल के सरफेस से बाहर की ओर निकला होता है। समझ में आया कि नहीं बच्चों? ठीक है ना? अरे बहुत प्रेशर है भाई, दूसरे आदमी का क्लास हो गया है, हम थोड़ा लेट हो गए हैं क्लास में, समझे कि नहीं? अब ध्यान से सुनिए, फिम्ब्रियाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्यों होता है बच्चों फिम्ब्रियाई? मुझे बताओ बेटा। अटैचमेंट के लिए। किसके लिए? अटैचमेंट के लिए। क्या लोकोमोशन करवाता है? नहीं करवाता है। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? अब ध्यान से सुनिए, एक अगला स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज बेटा राइबोसोम। राइबोसोम का क्या काम होता है बेटा? राइबोसोम कहीं पर भी होता है बेटा, इसका काम होता है बेटा प्रोटीन बनाना, ये प्रोटीन का फैक्ट्री है। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम होता है वो होता है बेटा 70S। कैसा होता है? 70S। और वो दो तरीके से मिलकर बना है, 50S एंड 30S। भैया 50 और 30 मिला के तो 80 होता है। अरे बाबुआ, ये जो है ना तुम्हारा मैथ का कैलकुलेशन नहीं है, ये डेंसिटी है बेटा। अगर ये अकेले अकेले रहते हैं तो इनका इतना होता है, ठीक है ना? श्वेटबर्ग कांस्टेंट होता है ना, एक तरीके से डेंसिटी नापने का तरीका है ना? तो जब मिला दो तो 70 होता है ना? तो कैसे होता है? दो पार्ट में होता है, कंफ्यूजन नहीं होना है। इसके पास बड़का होता है गोला, उसका 50S होता है, और जो छोटका गोला है उसके पास 30S होता है, और दोनों को मिला दे तो राइबोसोम का जो डेंसिटी निकल के आता है वो 70S आता है। अरे कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? तो क्या होता है कि जब प्रोटीन बनाना होता है तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, 50 और 30 मिलके 70 बनाते हैं। ऐसे आराम से अलग अलग घूम रहा होगा, लेकिन जैसे डीएनए का इंफॉर्मेशन आएगा, राइबोसोम क्या बनाना है तुमको प्रोटीन बनाना है, तो ये दोनों आपस में आगे जुड़ जाएंगे। और जुड़ के ऐसे देखो ध्यान से, ये जो है बेटा ये आरएनए है, और ये आरएनए कहां से आया है बेटा? डीएनए ने इसको बना के भेजा कि जाओ राइबोसोम को जाके कहना कि क्या बनाएगा, जाओ राइबोसोम को जाके कहना कि प्रोटीन बनाएगा। तो राइबोसोम आता है, इस पे चिपक जाता है भैया कि क्या लिखा है, क्या इंफॉर्मेशन आया है। इसको एमआरएनए बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए, मैसेज लेके आता है आरएनए, और इस पे आके चिपक जाता है। और ये यहाँ से क्या करता है बेटा? ये देखो प्रोटीन बना बना के बाहर फेंकते रहता है। तो हुआ नहीं बेटा प्रोटीन फैक्ट्री है, समझ में आया? अब क्या होता है, कभी कभी एक ही एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम लग जाते हैं, उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीजोम या फिर पॉलीराइबोसोम के नाम से जानते हैं भाई साहब। अरे समझ में आया कि नहीं? अब आते हैं अगला स्ट्रक्चर, दैट इज द इंक्लूजन बॉडीज। क्या होता है? सुनो, कोई बैक्टीरिया खाना खाया, तुम खाना खाया, तुम्हारे बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर रहना चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। उसी तरीके से ये हमारे बैक्टीरिया के अंदर इंक्लूजन बॉडी होता है। जब भी खाना खाएगा तो जाके ग्लाइकोजेन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेन ग्रेन्यूल्स। फॉस्फेट को जमा करना है तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफेसिन को जमा करना है, फॉस्फेट कहाँ काम आएगा? डीएनए को बनाने में काम आएगा, साइनोफेसिन ग्रेन्यूल्स। और यही इंक्लूजन बॉडी होता है बेटा गैस वैक्यूल। ये ना याद रखो, कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, किसी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं, ये आराम से साइटोप्लाज्म में तैर रहा होता है, इजीली प्रेजेंट होता है। और ये 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है? आराम से साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। जब खाना का जरूरी पड़ेगा तो ग्लाइकोजन को तोड़ देंगे, जब फॉस्फेट का जरूरी पड़ेगा तो यहां से ले लेंगे। गैस वैक्यूल का काम आएगा, जब भी बेटा कहीं पानी वानी में गया तो आराम से तैर सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, डूबे उबेगा नहीं, ठीक है? तो गैस वैक्यूल में गैस, समझ में आ रहा है? बैलून का आराम से तैर रहा होता है। अब देखो ध्यान से, ये मान लो एक बैक्टीरिया है, मैंने तुमसे पूछा ये क्या है भैया? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में 3 लेयर, ये तीनों लेयर क्या है बेटा? सेल इनवेलप है। सबसे बाहर कौन होता है? जल्दी जल्दी रिपीट करिए जल्दी। ग्लाइकोकैलिक्स। उसके अंदर कौन होता है बेटा? सेल वॉल। उसके अंदर कौन होता है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे ऊपर होता है बेटा ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर होता है सेल वॉल, उसके अंदर होता है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां कौन प्रेजेंट होगा बच्चों? साइटोप्लाज्म। यहां कौन प्रेजेंट होगा बेटा? साइटोप्लाज्म, ठीक है ना? क्या कोई दिक्कत है? अब ध्यान से सुनिए, इसके सेंटर में बेटा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एक न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज बेटा डीएनए। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोइड। अरे समझ में आया कि नहीं? अब इसमें छोटू छोटू सा प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, वही डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर जिसका खेल खिला देते हैं हम लोग, बाहर निकाल के
बस 2 मिनट। बस इसको हम क्या करते हैं बच्चों, बाहर निकालते हैं और किसी भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करके, बताया ना मैंने, जो भी रिवोल्यूशन आ रहा है या जो मेडिसिन में यूज हो रहा है, तो ये हो गया, ठीक है, एक स्ट्रक्चर। अब बेटा इसमें और क्या होता है बेटा, फ्लेजेला प्रेजेंट होता है, और क्या कहता है बेटा, इसमें छोटू छोटू सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज फिम्ब्रियाई, जो किसमें मदद करता है बेटा, किसी भी होस्ट से जुड़ने में, जैसे हमारे तुम्हारे बॉडी में आगे चिपक जाएगा या फिर उससे। और इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है, ऐसे बड़ा बड़ा सा, बहुत कम नंबर में होता है, दैट इज कॉल्ड एज पिलाई बोलते हैं उसको। ये हम लोग क्लास 12 में देखेंगे कि पिलाई का मेन फंक्शन क्या होता है। लेकिन मोशन में न पिम्ब्रियाई न पिलाई, किसी का हेल्प नहीं होता है। किसका हेल्प होता है, सिर्फ फ्लेजेला का। अरे समझ में आया ना बच्चों? तो हमको पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर। अगर कोई दिक्कत हो बेटा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है ना। पूरा जी जान लगा दीजिए, पढ़ते रहिए, एक क्वेश्चन आएगा नीट में इससे, है ना। और अगर कोई भी दिक्कत हो बेटा तो आपको एकदम नहीं झिझकना है, तुरंत जाना है कमेंट बॉक्स में, फटाफट टाइप कर देना अपनी दिक्कत को। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं आके एक शॉर्ट वीडियो में आपके सारे डाउट को क्लियर करूं। और पूरा जी जान लगा दो, पढ़ते रहो बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं, पूरा अड्डा की टीम तुम्हारे साथ है, समझे कि नहीं। और दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं नीट में, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। जाते जाते एक लाइन याद रखिएगा, अरे हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। थकना नहीं है, हारना नहीं है, बस मेहनत करते जाना है, जोश और जुनून को हमेशा हाई रखना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।